हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर आपके साथ हैं। ठीक है। देखिए, लास्ट टर्न पर लास्ट जो वीडियो थी, उस वीडियो में क्या चल रहा था आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला आया था आपका, क्या था वो? डेल्टा टी ए टी बी इक्वल टू के बी W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये आपका फार्मूला था। ठीक है। तो ये फार्मूला इसलिए और लिखा मैंने दोबारा से कि आपको ये पता रहे कि ये जो आपकी क्वांटिटीज हैं ये है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, ये क्या था? डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक है। और आपका केबी, केबी क्या बताया था कल? मोलल एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और दिया जाता है, सॉरी, एबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी को एक नाम और दिया। एक तो आपका है ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एक नाम और दिया जाता है इसको एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। और इसके बाद आपका है W2। और ध्यान रखिए, देखिए फार्मूले में जहां पर भी 2 हो, ये है इससे आने वाले, इससे पहले भी जो कराए हैं फार्मूले, वो सब सॉल्यूट के लिए हैं। इसके लिए सॉल्यूट मतलब ब्लैक के लिए, और जहां 1 हो वो ब्लैक के लिए, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है। तो W2 ये हो गया। तो W2 क्या है? ये मास ऑफ सॉल्यूट, ब्लैक का द्रव्यमान। ठीक है। और देखिए, इसके बाद है आपका M2। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ब्लैक का आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। ठीक है। और देखिए आपका W1 क्या है? अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? ब्लैक सॉल्वेंट होगा। तो ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अब देखिए यहां इस फार्मूले में अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें किस में होगा? ये ग्राम में। किस में होगा? ग्राम में, क्योंकि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर किलोग्राम में आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर ग्राम में दे रखा है तो आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या है कि ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W1। तो 1 क्या सॉल्वेंट है। ठीक है। तो ये आपकी जो भी आपकी क्वांटिटीज दे रखी हैं वो आपकी ये है। इसके बाद देखिए, ये आपका केबी, केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको कैसे निकालते हैं? पहले तो आप देखिए, इसकी यूनिट देख लीजिए। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की इकाई क्या होगी? ये होते हैं आपका केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये कहां से आए? अगर आप ये देखें, इसका फार्मूला आपने देखा, लिखा था डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, कल लिखा है फार्मूला। ठीक है। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है? केवी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पर? मोललता, मोललिटी, कल आपको लिखा था मोललिटी। तो अगर आप केवी बराबर क्या होगा? देखिए केवी बराबर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा टीवी अपॉन एम। एम क्या है? मोललिटी, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन इज प्रेजेंट इन
1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इसका क्या, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर यूनिट क्या हो गई, केल्विन। ये आपका क्या है, मोल पर केजी, केजी ऊपर पहुंच जाएगा तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए निकालने का तरीका देखिए, अगर आपको इसको निकालना है तो केबी इक्वल टू होता है आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से आप केवी की वैल्यू अगर पूछता है, ठीक है, और अगर आपको ये क्या है, गैस कांस्टेंट, ये लिख लीजिए, आर क्या है यहां पर, क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट मतलब गैस स्थिरांक। ये क्या है, यहां पर जो टीवी है, यहां पर जो टीवी है, ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वैसे भी देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो केवी है, ये आने वाला जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहां केएफ है। ठीक है, तो इन केवी या केएफ की जो वैल्यू, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट की है। किसकी है, सॉल्वेंट की। तो केवी किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए। केएफ किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए। तो ये क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये है आपका एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या है, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कब, देखिए वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना। जब आपका कोई भी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उस समय जो हिडन एनर्जी होती है, ठीक है, हिडन हीट होती है, वो आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाती है, वो लेटेंट हीट। तो एक स्टेज को, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, मतलब लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो आपकी हिडन एनर्जी है वो क्या, आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, तो अगर आपको केबी निकालना है तो आपका फार्मूला ये है, केबी इक्वल टू आर टीवी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलपी। तो ये आपका कल वाला पोर्शन था। ठीक है, तो मेन चीज इसमें क्या है कि आपको बस ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका डेल्टा टीवी वो क्या है, केबी क्या है, W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है। तो बस ये ध्यान रखना, जो 2 होंगे वो ब्लैक के लिए होंगे और जो 1 होंगे वो सॉल्वेंट के लिए होंगे, मतलब ब्लैक के लिए होंगे। तो ये तो है कल का पूरा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नई प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, हिमांका अवनमन, हिमांका अवनमन। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, पहले समझिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure is same in liquid state
liquid state and its solid state। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज सेम इन इट्स लिक्विड स्टेट एंड इट्स सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट, देखिए कोई भी अगर आपका सॉल्वेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जब वो फ्रीज होता है, ठीक है, जब वो जमता है, ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस समय उस सब्सटेंस की जो आपके वेपर प्रेशर होते हैं सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म सेम होते हैं। जैसे देखिए, ऐसे समझ लीजिए, ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्या? देखिए, ये आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर। देखिए, ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट। जब आपका सब्सटेंस या जो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का, देखिए ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या है कि जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर है, इसका मतलब ये कि वो स्टेज जिस पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये आपका हो गया ये पॉइंट है, ये आपका किसका होगा? सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जो सॉलिड, जो आपका सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में, ये उसका वेपर प्रेशर है। ये जो ग्राफ आया है, ये सॉल्वेंट जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसका वेपर प्रेशर है। और ये पॉइंट अगर यहां देखेंगे तो ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म का और सॉलिड फॉर्म का जो आपका वेपर प्रेशर है वो सेम है। और ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होता है, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक है, कौन सा? ये वो टेम्परेचर है जिस पर आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के, वो सेम हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसका? सॉल्वेंट का। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टीएफ नॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएफ नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए, अब आपको पता है जब हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो ये जो लाइन है आपकी, इसको मिटा दीजिएगा। ये जो लाइन है ये आपकी किसकी है? सॉल्यूशन की है। ये सॉल्यूशन की लाइन है, ठीक है। तो और ये आपका कहां आके रुका? यहां। इसको आगे बढ़ा दीजिए पूरा। एक ये यहां खींचिए। अब देखिए, अब ये वाला जो सॉल्यूशन वाली लाइन है वो कहां काट रही है? यहां पर, ठीक है। तो ये जो आपका मतलब टेम्परेचर है, ये कौन सा हो गया? टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये आपका देखिए कम है, ये ज्यादा है, इधर को बढ़ रहा है। तो ये जो आपका ये क्या है? डेल्टा टीएफ।
ये क्या है, डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू, देखिए इसमें ये ज्यादा ये कम है, तो ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे। ऐसे हमने वहां भी करा था कि वहां भी हमने सोल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर से जैसे सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर घटाया था, या सॉल्वेंट के में से हम सोल्यूशन घटाएंगे तो सोल्यूशन का कम है। तो सॉल्वेंट का क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। तो यह डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। ये क्या है, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए जो आपका डेल्टा टी एफ है वो क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। और ध्यान ये रखना हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, जैसे हमने वहां से सोल्यूशन वाले में से सॉल्वेंट का घटाया था, या सॉल्वेंट से सोल्यूशन का घटाना है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सोल्यूशन का कम होता है। और वैसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि अब जब हम इसको मिलाते हैं, देखिए वहां क्या था, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेपर प्रेशर के, कि जिन सोल्यूशन के या जिन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, तो वही हुआ है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुआ है, ठीक है। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि वेपर प्रेशर कम होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब तो ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाला हटाएंगे। और देखिए जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, किस वाले में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें डेल्टा जो टीवी था, यहाँ पर टीएफ यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, मोलैलिटी के। तो यहां भी आपका ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी, मोललता, मोलैलिटी, ठीक है, मोललता के। और सेम जैसे वहां आपने डेल्टा टी एफ, बाकी तो सब सेम, वहां के भी था, यहाँ क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा इंटू एम, मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, और मोलैलिटी जैसे वहां लगाया था, मोलैलिटी का जो फार्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। मतलब क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, और ध्यान रखना किस में लगेगा, ये ग्राम में, क्योंकि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। सेम इसकी भी, जैसे इसको हम कहते क्या है, ये तो आपको पता ही है, जो सेम वहां है मास ऑफ सॉल्यूट है, जो आपके पीछे वाले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कराया था, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम। ये आपका आपको पता है क्या, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो है ये आपका केएफ क्या है, केएफ क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको एक नाम और देते हैं, दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे उसका भी एक नाम और था, क्या था, एबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे इसका भी दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे क्रायो का वर्ड का मतलब भी फ्रीज होना होता है, ठीक है। तो ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट वही है जो उसकी थी, क्या, केल्विन किलोग्राम पर मोल। जो केएफ की यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो आपकी केवी की थी, भाई सब सेम है। बस यहां पर एक फार्मूला था आपका, मैं यहां लिख देता हूं, जिससे के एफ, वहां हमने के भी निकाला था, यहाँ के एफ निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए जरा, वहां जैसे आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000
इंटू LF। LF क्या है यहां पर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आपका गैस कांस्टेंट है जो पहले वाले फार्मूले में था सेम। वहां पर टीवी स्क्वायर था, या क्या TF स्क्वायर। वो टीवी क्या था वहां पर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारी बस में TF क्या है यहां पर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप F की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता है, जैसे आपको KB जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, यहां पर भी KF सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्वेंट की ही होती है। इसमें एक चीज और ध्यान रख कर सकते हैं आप, जो आपका KF होता है वो KB से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? KB से। किसी भी सॉल्वेंट के लिए, जैसे वाटर के लिए लेंगे तो उसका जो KF होगा वो ज्यादा होगा, KB कम होगा। ये 1.08 के करीब होता है, तो ये आपका 0.52 के करीब होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो KF होगा वो KB से बड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। इसके बाद देखिए अगला है आपका लास्ट, कौन सा रह गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये आपका फोर्थ है। इसे कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसे समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, परासरण क्या है। ठीक है, तो पहले तो ऑस्मोसिस समझ लीजिए, ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, higher concentrated solution from higher concentrated solution to higher concentrated of solvent लिख लीजिए इसको, solvent, higher concentrated of solvent to lower concentrated solvent। ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट। देखिए इसकी तीन डेफिनेशन हम कर सकते हैं। इसकी तीन डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक तो ये हो गया फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट ऑफ टू आपका लोअर कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए दूसरी क्या है, ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम dilute solution to कौन सा? concentrated solution। ठीक है, एक ये है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक इसको बात एक ही है सबका मतलब, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from lower concentration of solution लिखिए, concentration of solution to higher
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन आपकी डेफिनेशन है किसकी, ऑस्मोसिस की, और तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। देखिए पहले देखिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, देखिए तीनों में फ्लो सॉल्वेंट का ही हो रहा है, ठीक है, जो आपका फ्लो है वो किसका है, सॉल्वेंट का, तीनों में सॉल्वेंट का फ्लो है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वो सॉरी सॉल्वेंट या हायर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट। आगे बात समझे क्या, कि देखिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब जहां सॉल्वेंट ज्यादा हो, लोअर कंसंट्रेशन मतलब जहां सॉल्वेंट कम हो। आ रही बात समझ में, कि जहां सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉल्यूट कम होगा, ठीक है। तो कहां से, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, तो वो सोल्यूशन कैसा होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, वही मैंने यहां लिखा है डाइल्यूट सोल्यूशन। कहां से, डाइल्यूट सोल्यूशन से, मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सॉल्वेंट से, डाइल्यूट सोल्यूशन से। और डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है। लोअर कंसंट्रेशन वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो आपके डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाते हैं, और जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बात एक ही हो गई, आदि बात में, कहां के लिए, लोअर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट, ठीक है, जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब जहां सॉल्वेंट कम है, जब सॉल्वेंट मतलब ब्लैक की मात्रा कम है। ब्लैक की मात्रा कहां कम होती है, जब ब्लैक की मात्रा ज्यादा हो, और ब्लैक की मात्रा कहां ज्यादा होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका ब्लैक होता है वो कम होता है, और जो ब्लैक होता है वो ज्यादा होता है, जो सॉल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट कम होता है। तो वही बात जो ये है वही ये लिखा है, ठीक है, और वही ये लिखा है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो कैसे कहलाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें लोअर कंसंट्रेशन होती है वो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इन तीनों का मतलब एक ही, मतलब जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे आप जानते हैं किसमिस होती है, पानी में डाल दी फूल जाती है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट डाला किसमें आपने, वाटर में, ठीक है, और वाटर क्या वहां सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां चले जाते हैं, वो आपके कहां चले गए, जो आपकी रेजिन है, जो किशमिश है, उस किशमिश के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परवेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो जितना भी आपका जो फ्लो हो रहा है, देखिए ये तीनों की तीनों डेफिनेशन है वो किसके थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो हुआ है, सेमी परवेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पार्ट है आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जितने भी आपने तीनों जो फ्लो हुआ सॉल्वेंट का वो उसके थ्रू हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, तो आपका ऑस्मोसिस हो जाता है। अब देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए जरा, देखिए दो कंटेनर हैं, इन दोनों कंटेनर को बीच में इंटरकनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बीच में कर दें कनेक्ट कर, इन दोनों कनेक्ट कर दीजिए, और इन दोनों के बीच में यहां क्या लगा दीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस पे हिंदी बोलते हैं अर्ध
पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो देखिए जो आपका ऑस्मोसिस यहां भी हो रही है, ये आपका सॉल्वेंट है, मान लीजिए इधर आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इधर सॉल्वेंट है, इधर सोल्यूशन है, दोनों किससे सेपरेट है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब क्या होगा कि सॉल्वेंट इधर प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो हमेशा फ्लो जो होगा वो सॉल्वेंट से किधर होगा? सोल्यूशन की तरफ को, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा है, मतलब या आप यहां सॉल्वेंट की जगह या आप ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या हो सकता है? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब तनु विलयन। ठीक है, और यहाँ ये सोल्यूशन कैसा हो सकता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हो आप, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, या केवल सॉल्वेंट है ये सोल्यूशन है, आप कैसे भी कह सकते हो। अब क्या होगा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। प्रासरण क्या है? क्या प्रासरण? देखिए ब्लैक का जो प्रवाह है, ठीक है, ब्लैक का जो प्रवाह, ब्लैक के जो कण हैं वो सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट से, मतलब जो ब्लैक से कहां जा रहे हैं? विलेन की तरफ जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ब्लैक के कणों का सोल्यूशन में प्रवाह होना या सोल्यूशन की तरफ प्रवाह होना आपको क्या कहलाता है? प्रासरण, मतलब ऑस्मोसिस कहलाती है। तो ये आपका ऑस्मोसिस हो रही है। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये, क्योंकि सॉल्वेंट जो होते हैं सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो सॉल्यूट के पार्टिकल तो इधर से आने से रहे, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो इसमें पार होकर चले जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल छोटे होते हैं, तो जो इसके पोर्स होते हैं, जो पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल तो जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल इधर नहीं आ सकते। ठीक है, तो फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है। अब क्या होगा? अब बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए आपको पता है इस पर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा है, इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है। अब क्या होगा कि अब हमको ये जो ऑस्मोसिस चल रही है इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है। स्टॉप करेंगे तो क्या करें? इधर प्रेशर लगा, जब इधर प्रेशर लगा तो इधर से जो इधर को जा रहा है वो रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल आपके जनरल बात है कि अगर हम इधर प्रेशर लगा दें तो इधर से जो फ्लो इधर जा रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ जो प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और एक पाइप प्रेशर होता है। पाइप प्रेशर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है। कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? देखिए वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप कर दे, केवल हमको इसको रोकना है, ज्यादा केवल उतना ही लगाना है। ठीक है, वो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, और अगर ज्यादा लगा देंगे तो इधर के जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वो इधर आने लगेंगे, वो कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स में वो क्या हो जाएगी? रिवर्स ऑस्मोसिस। केवल हमको करना क्या है? केवल हमको उतना प्रेशर लगाना है जिससे ये वाटर के मॉलिक्यूल या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं बस ये रुक जा, और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमें केवल इसको रोकना है। तो वो मिनिमम प्रेशर किधर लगता है? सोल्यूशन की साइड, या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की साइड। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या जो विलेन की सोल्यूशन की साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, किसको रोकने के लिए? जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस, प्रासरण को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है वो आपका क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं समझता हूं अब तो क्लियर हो ही गया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है,
ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन की साइड लगता है और ऑस्मोसिस को रोक देता है। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर गिवन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या फॉर्मूला क्या हो गया? पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन क्या? मोलरिटी। यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? मोलरिटी, मोलरता। ठीक है, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन, मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर, नंबर मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के 1 लीटर में जितने भी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कंसंट्रेशन या मोलरिटी। ठीक है, अब देखिए N/V हो गया RT, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गई? कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। अब देखिए आपको ये भी पता है कि मोल क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास अपॉन VRT। ठीक है, ये क्या है? नंबर मोल्स। मोल पर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, भार बटे अणुभार। अब देखिए इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए W/V, ये तो नीचे आ जाएगा, RT/M। ठीक है, M नीचे आ गया, W/V हो गया। और ये क्या है? W/V। W क्या है? मास। ये क्या है? वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व, डेंसिटी क्या हो गया? पाई इक्वल टू DRT/M। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, घनत्व ऑफ द सॉल्यूशन, घनत्व ऑफ द बिलियन, मतलब बिलियन का घनत्व। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। तो आप देखिए इसमें अगर आपको देखिए कंसंट मोलरिटी के टर्म में लगाना है तो आप इससे निकाल लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर क्वेश्चन में मोल और वॉल्यूम भी दे रखे हैं, नंबर मोल्स और वॉल्यूम दे रखे हैं, तो आप इससे निकाल लेंगे। और अगर मोल्स नहीं दे रखे हैं तो मास, मोलर मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है तो आप इससे निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर ये आपका मास और वॉल्यूम अगर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी होगी, तो डेंसिटी अगर दे रखी है तो इस वाले फार्मूले से निकालें। तो कहने का मतलब है उसी फार्मूले से, इसी से मैनिपुलेट करके आपके ये सारे फार्मूले तैयार हुए हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है तो यूनिट आपकी पता ही है क्या होगी? पास्कल होगी, ATM होगी, बार होगी, टॉर होगी। ठीक है, जो भी प्रेशर की टर्म होती है वो सारी यूनिट इसी की होगी। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी आपके 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने करा चुका हूं और ज्यादातर न्यूमेरिकल इन्हीं 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर है आपके इस चैप्टर में। तो कोशिश करिए कि लगभग जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इन्हीं फार्मूलों पर जो भी आपको फार्मूले लिखा है, जो भी फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के पर जो भी आपके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में वो सारे कर लीजिए। कहीं भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके बाय।